एक दौर था जब राजनीति में नारे गूंजा करते थे। आज परिस्थिति ये बन गई कि अब नारों की जगह पूरे सियासी आकाश में ईडी ईडी गूंज रहा है। इधर वाले भी ईडी ईडी चिल्ला रहे हैं, उधर वाले भी ईडी ईडी चिल्ला रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि ऐसी परिस्थिति भी बन जाएगी कि नारों की जगह कोई सरकारी एजेंसी का नाम आ जाएगा? आप किसी से बोलिए प्रवर्तन निदेशालय, आदमी नहीं जानेगा, कहेगा भाई ये क्या बवाल है। अंग्रेजी में बोलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो भी नहीं जान पाएगा। ईडी बोलिएगा तो गांव तक समझ जाएगा। ये छोटा कौतूहल नहीं है भारत की राजनीति में। ईडी जैसे ये अभिजात्य वर्गीय संस्था जिसका देश के 99% लोगों से कोई लेने देना ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग, फेरा फेमा, दिस दैट, जब मनी ही नहीं सामान्य आदमी के पास तो बाकी वो क्या आर्थिक अपराध करेगा? अर्थ हो तो अपराध करे ना। लेकिन वो एजेंसी जिसका ताल्लुक बहुत छोटे से वर्ग से था आबादी के, वो एजेंसी आज गांव देहात तक अपने नाम को पहुंचा ले गई। अभी आपने देखा होगा पूरी कांग्रेस देश भर में सड़क पर उतरी ईडी ईडी चिल्लाती हुई। सोनिया जी को बुलाया जब ईडी ने बातचीत के लिए, और उससे पहले राहुल गांधी जी को। महाराष्ट्र में संजय राउत, वो एक बार उन्होंने सामना में लिखा था, एक संपादकीय, उसका शीर्षक दिया था लो उखाड़ लिया। वैसे प्रतापी संजय राउत, उद्धव जी के हनुमान, ईडी ने उनको भी जेल में बुक कर दिया। दिल्ली में केजरीवाल जी के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी, वो भी घपले घोटाले में अंदर हैं ईडी के। कांग्रेस का प्रथम परिवार ईडी के शिकंजे में है ही। मां माटी मानुष की बात करने वाले ममता दीदी के पार्थो चटर्जी और उनकी अर्पिता, वो भी ईडी के क्लच में। जिधर जाइएगा ईडी को पाइएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वास्तव में ईडी ही राजनीति चला रही है? क्योंकि शोर उतना है। विपक्ष कह रहा है कि ईडी के जरिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार विपक्ष को निशाने पर ले रही है, विपक्ष के साथ अत्याचार हो रहा है। आज उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो भी सरेंडर नहीं करता है, जो भी सच बात बोलता है, उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है ईडी के जरिए। अब यहां इन आरोपों के झुंड में एक से ही एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या जिस राजनीतिक व्यक्ति ने कोई आर्थिक अपराध नहीं किया, किसी प्रकार के आर्थिक अपराध में जिसकी संलिप्तता नहीं रही हो, रिश्वतबाजी में, भ्रष्टाचार में इसके जरिए अकूत संपत्ति जिसने अर्जित नहीं की हो, उसका ईडी क्या बिगाड़ लेगी? ये सवाल भी गांव देहात तक पूछा जा रहा है कि भाई ईडी से डर है, लेकिन किनको? जिनके पास माल है, और वो माल जो उनकी हैसियत से ज्यादा का है, वही उन्हीं के लिए डर है ना। जो कबीर की तरह है कि जस की तस धर दिन चतरिया, उसका ईडी क्या बिगाड़ेगी? और साथ में सीबीआई भी लगा दो तो क्या बिगाड़ लेंगे? जिस आदमी का दामन आर्थिक तौर पर पाक साफ है, उसका ईडी क्या करेगी? ईडी ऐसी सर्वशक्तिमान तो नहीं है कि पाक साफ आदमी को भी अनंत काल के लिए जेल में ठूंस देगी। नहीं, अदालतें हैं।
उनसे निस्तारण होता है, उनसे निजात मिलती है इस ढंग की प्रयासों से। क्या ईडी से वही राजनेता ज्यादा भयाक्रांत है जिनके पास आर्थिक तौर पर ऐसी चीजें हैं जो कानून के दायरे में मान्यता नहीं पा सकती? अब पार्थ चटर्जी भी कह रहे कि हमारे साथ भी साजिश हुई, ईडी से डरा धमका रहे। अरे बताओ दादा रे दादा, 12-13 मकान खोले, सब में नोट भरा, ऐसे जैसे आलू भरा होता है। आड़तिया क्या? अब ये भी कहेंगे कि ईडी पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है, ये तो नहीं चलेगा। सत्येंद्र बाबू को देख लीजिए, सत्येंद्र जैन जी को, वो प्रमाणित हुआ, अदालत में भी मामला रहा, बात नहीं बनी ना। वो अपनी सफाई में अपने पाक साफ होने का सबूत नहीं दे पाए, इसलिए अंदर है। तो आज हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि क्या ईडी का जो इतना कोहराम है ईडी के नाम पर, इसकी सच्चाई क्या है, एक। और दूसरा, ईडी नहीं, कोई सरकारी जांच एजेंसी हो, भले आदमी को प्रताड़ित तो कर सकती है, उस पर हाथ डाल सकती है, लेकिन उसका नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि भारत में अदालतें हैं और विश्वसनीय अदालतें हैं। तो क्या केवल जो लोग हरफन मौला रहे राजनीति में, माल पैदा करने के समीकरणों में लिप्त रहे, क्या उनके लिए संकट का काल है ईडी? हमारे दोस्तों ने, सहयोगियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर इस सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे कि ये ईडी जो सब लोग अटारी पे चढ़ के चिल्ला रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या है, मंतव्य क्या है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, करप्शन की आंच और ईडी की जांच की वो तस्वीरें हैं जिनसे पूरे देश की तासीर गरमाई हुई है। और नया मामला अब महाराष्ट्र का है, जहां पात्रा चौल घोटाले को लेकर शिकंजे में आए हैं शिवसेना के संजय राउत। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे विधान लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। दरअसल पात्रा चौल घोटाले में रविवार की सुबह संजय राउत से पूछताछ करने पहुंची ईडी की टीम ने करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद पीएमएलए के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं राउत के घर से ईडी को करीब 11,50,000 रुपए बरामद हुए। शिवसेना का आरोप है कि ये फर्जी तरीके से फंसाने का फलसफा है। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए, ठीक है पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली नाही, शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है। राउत के गिरफ्तार होने पर सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। संसद के मॉनसून सत्र में भी जमकर हंगामा मचा। वहीं ईडी की कार्रवाई पर सरकार की भी अब सफाई आई है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, उससे लगता नहीं है किस तरह से मफलर निकाल करके ये सब कर रहे हैं, और इस तरह से कह रहे हैं कि हाँ मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। मानो
ये इसलिए दबाव बन रहा है। ये वो पूरी तरह से दोषी है और ये जांच आज से नहीं चल रही है, लंबे समय से जांच चल रही है। कई कार्रवाई हुई, कई बार पूछताछ हुई है और मेरे ख्याल में कोई भी जांच एजेंसी जब किसी को हिरासत में गिरफ्तार करती है तो कुछ ना कुछ होता है। अब बाकी सारी चीजें जांच में आएंगी। अब ईडी पर भले ही सियासी सवाल है, लेकिन करप्शन का भी तो जंजाल है। बंगाल में पार्थ चटर्जी के पास मिले पैसों के पहाड़ और करोड़ों की बेनामी संपत्ति पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बावजूद इसके ईडी सवालों के घेरे में है। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में भी ईडी के रेडार पर आए गांधी परिवार का किरदार भी सियासत का सबब रहा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने तो ईडी को बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तक कह दिया था। अब संजय राउत पर एक्शन के बाद फिर मोदी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रही कांग्रेस। जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो बोलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी सर इस समय। और आप पूरा उदाहरण देख लें, वो सब में वही है। और ईडी के पूरे जो पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालेंगे, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। मतलब ईडी है वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम कर रही है। बहरहाल इससे पहले आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन पर भी हवाला के मामले को लेकर शिकंजा कसा है। ईडी को इन्होंने एक विपक्ष को परेशान करने का हथियार बना रखा है और पूरे देश में जहां जहां इनको सरकारों को गिराना है, जहां भी सरकारों को अस्थिर करना है, वहां ईडी के माध्यम से और अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। संजय रावत क्योंकि शिवसेना की तरफ से लगातार बोल रहे थे तो वो भी उनकी टारगेट पे थे। अब बताइए, जिस आदमी की लगभग 2.5 लाख रुपए तनख्वाह होती है, उसके घर से 11.5 लाख रुपए का कैश तो बचत का भी हो सकता है। वहीं ईडी की कार्रवाई को बीजेपी जहां करप्शन के खिलाफ एक्शन बता रही है, तो वहीं विपक्षी दल इसे सियासी रंग देकर सहानुभूति की कोशिश में लगे हुए हैं। इन हालात में संकेत साफ हैं कि ईडी की कार्रवाई 2024 के चुनाव में भी मुद्दा बन सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि ईडी का करप्शन पर एक्शन, विपक्ष को क्यों टेंशन? तब क्या किया जाए? क्या ऐसा संभव है कि कोई ऐसा आदेश पारित कर दिया जाए कि भाई जो भी लोग विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के, उनके खिलाफ किसी जांच में ईडी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कोई जांच नहीं चलेगी? ये संभव नहीं ना किसी सूरत में। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। कौशलकांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। कौशलकांत जी का स्वागत है। सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सुधा जी का स्वागत है। सैयद मोहम्मद तकी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ तिवारी, आर्थिक विश्लेषक, अमिताभ जी का बहुत स्वागत है। आशीष चंद्र सिंह, पूर्व ईडी अधिकारी, आशीष जी का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, आपसे बात शुरू करते हैं क्योंकि आपकी जो पुरानी संस्था है उसी को लेके दमचौरा मचा है, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। मैं शुरुआत में कह रहा था, पहले राजनीति में नारे गूंजा करते थे, ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई चीनी पी गई तेल, ऐसे नारे, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। अब वो सब नारे गायब हो गए। अब एक ही तरफ नारा, भाजपा वाले भी एक ही नारा लगा रहे और भाजपा के खिलाफ वाले भी ईडी ईडी। ईडी के लिए बड़ा गर्व की बात है। पूरे देश में सारी पार्टी मिलकर एक ही नारा लगा रही, ईडी 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 ईडी। तो जरा आपसे समझना चाहेंगे ये मसला क्या है। अब जैसे पार्थ चटर्जी, उनके और उनकी जो वो है महिला अर्पिता, उसके 10-12 मकान में जहाँ जहाँ ताला खोला वहाँ ऐसे मिले से आलू का ढेर लगा हो। अब वो भी कह रहे कि ईडी हमको परेशान कर रही राजनीतिक कारणों से। क्या कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो सकता कि भाई ये कह दिया जाए कि नेताओं को छूट होगी, वो ताले में भी ना रखे, खुले में भी रखे नोट, कोई उनको नहीं पकड़ेगा, ये लफड़ा खत्म करो, ये लड़ाई तो खत्म हो। आशीष जी? जी पहली बात जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा जी, देखिए इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। उस निर्णय में उन्होंने कहा था, जस्टिस JS वर्मा साहब ने, कि बी यू एवर सो हाई, लॉ इज अबव यू।
यानी इस देश में चाहे आप जितने बड़े ओहदे पे हो जी, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा और फॉरेन डिप्लोमेट के अलावा सब पे कानून बराबर है। दूसरा सवाल ये आता है कि पीएमएलए क्यों? देखिए, पीएमएलए के जो स्कीम है उसमें ये बताया गया है कि जब तक कि कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस में एफआईआर नहीं होती, ईडी कैन नॉट कम इन एक्शन। ईडी एक्शन में तभी आएगी जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कोई एफआईआर कर रखी है। जैसे पार्थ मैटर या अर्पिता वाला है, इसमें टीचर रिक्रूटमेंट में कलकत्ता हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, उसके बाद ईडी ने अपनी कार्रवाई की। अब उस कार्रवाई में उनको 50 करोड़ रुपए मिले जी। देखिए अग्नोत्री साहब कि इतना बड़ा अमाउंट का मिलना अपने आप में ये प्रदर्शित करता है कि ये पैसा प्रोसीड ऑफ क्राइम है। और मुझे ये लगता है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में यही कहा कि अगर कोई पाक साफ है तो उसको ईडी से क्या डरना, सीबीआई से क्या डरना, जब तक कि उसके पास, अब जैसे कल राउत जी के यहाँ सर्च हुई तो 11 लाख रुपए बरामद, तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो पैसा कौन सा है, कहां से आया। देखिए ऐसा होता है कि ईडी की कार्रवाई में जो भी धन, जो भी पैसा सीज किया जाता है, उसके बाद 30 दिन के भीतर वो आईओ जो है एक ओरिजिनल एप्लीकेशन दायर करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस व्यक्ति को नोटिस इशू करता है और उससे आग्रह करता है कि आप बताएं कि कहां से ये पैसा आया, इसका सोर्स क्या है। अगर वो वाजिब तौर देने में सफल होता है वो पैसा ले जाएगा, वरना वो पैसा। ठीक बात आशीष जी, बिल्कुल ठीक बात। आएंगे आगे दोबारा में। एक बात मैं पूछ लूं जी, किसी के घर, जितना मेरे जैसा सामान्य आदमी समझ पा रहा है, मैं तो कानून का जानकार नहीं, सामान्य आदमी, मान लीजिए किसी के घर में 10 करोड़ भी मिले, 11 लाख छोड़ो, उसको नोटिस आया कि भाई इसका जवाब दो, 10 करोड़ कहां से आए। अगर उसने जवाब ठीक दे दिया और प्रमाणित कर दिया कि 10 करोड़ मेरे ही नंबर 1 का पैसा है, तब तो ईडी कुछ नहीं कर पाएगी ना, वापस चली जाएगी, चाहे उसको रिलीज कर दिया जाएगा। वही ठीक, वही बात। अमिताभ तिवारी जी, भाई आपसे भी जरा समझ लूं, पूरे देश में लग रहा है एक ही नारा, एक ही मैनिफेस्टो, एक ही घोषणा पत्र, एक ही सब कुछ ईडी हो गया। जैसे था राम नाम केवलम, वैसे ईडी नाम केवलम। क्या माहौल हो गया? ईडी के भी बाबू चपरासी तक टेढ़े टेढ़े घूम रहे होंगे, करेंगे गुरु देखा जलवा है। 56-57 से लेके आज तक कभी इतनी पूछ नहीं हुई, कोई जानता ही नहीं था ईडी कौन है भारत जैसे गरीब देश में। अब गांव तक का आदमी जान रहा, करा गुरु ये ईडी चक्कर क्या है, ये बताओ तिवारी जी। जी, पहले क्या होता था कि सरकारों और पॉलिटिकल पार्टीज में एक साठगांठ थी जी कि भाई ठीक है, हम आ रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, आपकी जब बारी आएगी तो आप करप्शन करो। तो ईडी उतना एक्टिव दिख नहीं रहा था। इस सरकार ने 0 टॉलरेंस करप्शन के ऊपर लिया है, और प्रधानमंत्री का काफी खुला स्टेटमेंट है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो कि काफी पॉपुलर है लोगों जी। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ईडी हरकत में आ गई है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा आप कह रहे हैं, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अब ईडी जो है हमारे घर, आपके घर तो नहीं घूम रही। अब जहां माल है, जहां पे इलीगल तरीके से पैसे कमाए गए हैं, वहीं पे ईडी जाकर के एक्शन ले रही है। तीसरी बात, भारत में 5000 एमएलए और एमपी हैं, 5000। जी हाँ, उसमें से 5 आ जाए हैं जेल में। तो ये कहना कि विपक्ष के पीछे ईडी पड़ी हुई है और ईडी का इस्तेमाल करके सरकार जो है वो विपक्ष का सफाया करने के ऊपर है, ये भी कुछ खास सही नहीं होता दिख रहा, क्योंकि 1% लोग अंदर हैं जिन लोगों ने कुछ गलत किया है या उनके घर से कुछ कैश इत्यादि बरामद हुआ है। और अरेस्ट जो होता है, जैसा पूर्व ईडी अधिकारी जी कह रहे हैं, आशीष जी कह रहे हैं, ये लाख
जब पूरा का पूरा सबूत होता है, कुछ कैश का ट्रांजैक्शन है या कुछ बैंक का ट्रांजैक्शन मिलता है ईडी को, तभी जाकर के ईडी कोई ना कोई अरेस्ट वारंट इशू करता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ कोर्ट्स भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई ईडी पीएमएलए के अंतर्गत सक्षम है अरेस्ट करने के लिए, और अगर किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया गया है जिसके खिलाफ सबूत नहीं है, वो कोर्ट से छूट जाता है। ठीक बात तिवारी जी, ठीक बात, ठीक। सुधा मिश्रा जी, बहुत बुनियादी सवालों पे अपन चर्चा करेंगे ताकि आम आदमी समझ सके, है ना। पीएमएलए पढ़ने लगेंगे तो कौन जाने पीएमएलए, एमएलए तो जानता आदमी, पीएमएलए नहीं जानता कोई। मैं तो एक देहाती आदमी जो भारत का समझना चाहता वो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, उत्तर आप दीजिएगा। किसी के घर में 100 करोड़ मिले, घर में या खाते में कहीं मान लो, क्या ईडी जवाब मांगेगी? जवाब अगर आपने दे दिया तो 100 करोड़ रखना गुनाह नहीं है, 100 करोड़ खाते में होना भी गुनाह नहीं भारत में। आप ये बता पाएंगे ये पैसा नंबर 1 में है, एक जो मैं समझता हूं। दूसरी बात, आप लोग, आपसे मेरे मतलब नेता इतना हल्ला मचाते हैं, वो चटर्जी भी रो रहे, वो करे कि हम तो भले आदमी थे, कथा भागवत के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं किए जिंदगी में, ले 50 करोड़ कहां से आ गया बाद में बताएंगे, अभी समझ नहीं आ रहा, अभी तो हार्ट में पल्पिटेशन हो रहा। मसला ये मैं जो समझना चाह रहा हूं कि यही मोदी सरकार, बड़ा कड़ा सवाल पूछ रहा हूं क्या, और लोग भाजपा के लेके ये सवाल पूछ भी नहीं पाएंगे, इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, और खासतौर पर तब तो नहीं कर पाएंगे भाजपा वाला आदमी बैठा, लेकिन मैं कर रहा हूं। यही मोदी सरकार, इन्होंने कई जगह हाथ डाले, राज्यों की सरकारों ने डाले भाजपा की, कहीं रामलाल को बंद कर दिया, कहीं श्यामलाल को उठा बंद कर दिया। ठीक, बंद करने की पावर है स्टेट के पास। सुप्रीम कोर्ट से 24 घंटे में रिहा हो गए और 4 झाड़ और लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप लोगों के जो लोग बंद हो रहे हैं, अगर ये इतने पवित्र आत्माएं थीं तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट ईडी सीबीआई सबके कानों में देता, कहते भाई इतने परम पवित्र आदमी को आपने कैसे गिरफ्तार किया। सुधा जी। जी अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पे चर्चा करने के लिए। और देखिए हमारे पास आदरणीय आशीष सर बैठे हुए हैं, अमिताभ सर, सबने जो बातें बताई उसमें सर ने अपने ऑफिस के अकॉर्डिंगली और अमिताभ जी ने अपने पत्रकारिता के हिसाब से। लेकिन आपके संविधान में आर्टिकल 32 क्या करता है उसकी किसी ने बात नहीं की। आपका आर्टिकल 32 क्या कहता है कि हर व्यक्ति को जो अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार, उसमें हर व्यक्ति अपने हिसाब से कोई ना कोई अधिकार पाता है और वो संरक्षण प्राप्त करता है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन यही अधिकार कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है और कुछ लोगों को मिल जाता है। उसमें किसको नहीं मिल रहा है ये सर आपको बहुत अच्छे से पता होगा। किसको मिल जाता है आप जानते हैं, अर्णव गोस्वामी जी को मिल जाता है। मैं बात हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध यहाँ पे ईडी नामक संस्था की नहीं है। ईडी नामक संस्था को संचालित करने वाले 95% जो हो रहा है विपक्ष के साथ, उसकी बात हो रही है। जितनी जांचें की गई, जितने पे बात किया गया, उसमें ऐसा कैसे अचानक चमत्कार हो जाता है कि 95%, और वो किसके तहत होता है? कहीं पे जब जहां भी कोई चीज होता है, महाराष्ट्र में अचानक ईडी के प्रेशर पड़ने शुरू होते हैं। ठीक है भाई, ईडी ने जो जांच शुरू किया होगा बहुत बेहतरीन किया होगा, लेकिन अमिताभ जी प्रश्न इस बात का है कि अगर ईडी का डर इस तरह से दिखा के सरकारें बदलने के लिए किया जा रहा हो और वो कहा जा रहा हो नेताओं के द्वारा और सुप्रीम जो पावर है उनके द्वारा कि अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारे तो नाक का सवाल था। शिवराज जी उन्होंने कहा था कि नाक का सवाल था प्रधानमंत्री के, तो कैसे ना सरकार बदलते। तो यहाँ पे प्रश्न उठना स्वाभाविक होता है ना कि आखिर ईडी ऐसा कैसे हो गया कि नेताओं के अंदर अभी अधिकारी। ठीक है सुधा जी, ठीक, एक प्रश्न खड़ा होता है। ठीक, एक मिनट एक प्रश्न खड़ा होता है। मैं वही सवाल के कह के फिर मोहम्मद तकी के पास भी जाऊंगा, फिर भाजपा से पूछूंगा कि भाई आप पर आरोप क्यों लग रहा है। जिन लोगों पर छापे पड़े, अगर वो निर्मोही अखाड़ा के संत थे तो सुप्रीम कोर्ट जाते। ईडी होती चाहे बीडी होती, 2 मिनट में नौकरी से बर्खास्त होते अधिकारी। कोई जंगल है क्या? लेकिन जिनके घर में 50 करोड़ मिलेंगे वो इसलिए बच जाए कि वो विपक्ष में है,
मैं इसके साथ नहीं, मैं कह रहा डबल रेड मारो। और दूसरी एक सेकंड सुन लो, और एक बात मैं कह दूं, यही बात तकी भी दोहराएंगे, वो भी, क्योंकि हर विपक्ष वाले एक टोन सेट करते हैं। मैं अगर विपक्ष में होता तो क्या कहता, सुधा जी सुन लो, आगे काम आएगा आपके, राहुल गांधी को भी बताएगा तो उनको भी थोड़ा वजन मिलेगा। अभी लोग हंस देते हैं उनकी बात पर। अगर विपक्ष के लोग कह रहे कि केवल विपक्ष के ही लोगों को साजिश हो रही है, हालांकि मैं साजिश नहीं मानता, जिसके घर कुछ पकड़ा गया वो पक्ष को विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं, वो कल्पित है, ठीक। विपक्ष में तो आपको क्या कवच दे दें। कितने लोग विपक्ष के, सुन लो बात ध्यान से, कितने लोग विपक्ष के सत्तारूढ़ बड़े नेताओं के खिलाफ आर्थिक अपराध के सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट गए कि हुजूर इनके साथ पास मामला ये है और इनके खिलाफ जांच नहीं कर रही ईडी। जाते डायरेक्टिव लेके आते, सुब्रमण्यम स्वामी गए थे ना हाई कोर्ट, तभी ना सोनिया जी के खिलाफ डायरेक्टिव लाए, राहुल गांधी के खिलाफ। आप लोग कितनी जगह गए? मोहम्मद तकी, ये सवाल आपसे। सत्येंद्र जैन पकड़े जाएं तो आप हाय तौबा तो बहुत मचाते हो, और मनीष सिसोदिया का एडवांस कैविएट दायर कर देते हो कि मनीष सिसोदिया भी पकड़े जाएंगे ईडी के द्वारा। लेकिन दूसरे लोगों के खिलाफ आप कब सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई हमने इनके खिलाफ जांच नहीं हो रही, चूंकि ये रूलिंग पार्टी से हैं, डायरेक्टिव लाइए, ईडी जांच करेगी। मोहम्मद तकी, देखिए एक बहुत पहले पिक्चर आई थी, इसमें कहा गया था कि जनता को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट। भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट की तरह कर रही है विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए, जैसे कि आपने खुद कहा है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या विपक्ष के लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसा लिख के दे दे, भारत की संसद में प्रस्ताव हो जाए कि विपक्षियों आपको भ्रष्टाचार की पूरी छूट रहेगी, ऐसा चाहते हो क्या? नहीं, अमिताभ जी बताइए, अब सत्येंद्र जैन को किस आधार पर आप इम्यूनिटी चाहते हो, रक्षा कवच क्यों मिले सत्येंद्र जैन को? अमिताभ जी अगर ईडी ने कार्रवाई करी है तो ईडी को केसेस साबित भी करने चाहिए। क्या कन्विक्शन रेट ईडी का 0.5%, अगर 100 मामले ईडी चार्ज करता है, एक मामला साबित नहीं कर पाता ईडी, तो इससे ये कैसे प्रमाणित हो गया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ईडी के जरिए आप किसी को परेशान कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं, जब तक वो अपने गुनाह को साबित करे उसके लिए तो परेशान रहता वो। ये बात जितने मामलों में लोग बरी हुए उसके बारे में मीडिया बात हुई, उसके बारे में ईडी ने क्या माफी मांगी कि हमने इनके खिलाफ गलत मामला किया था। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल कर रही है विपक्ष को डराने की, धमकाने के लिए, तोड़ने के लिए, सरकार गिराने के लिए। विपक्ष को धमकाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति चुनाव तक को नहीं छोड़ा। यशवंत सिन्हा जो प्रत्याशी थे विपक्ष के, उन्होंने साफ इल्जाम लगाया है कि इन्होंने ईडी का इस्तेमाल राष्ट्रपति चुनाव तक में किया है। अच्छा, उनके यहाँ छापा पड़ा था? छापा नहीं, उन्होंने इल्जाम लगाया है। अच्छा, वैसे डराया धमकाया होगा राष्ट्रपति पद के विपक्ष के प्रतिनिधि। यशवंत जी साहब ठीक है, तकी साहब, यशवंत जी बड़े समझदार हैं, वो अधिकारी रहे हैं, वो सारा खेल जानते हैं, उनको वो सब खेल जानते हैं, वो खुद भी किसी के खिलाफ कुछ भी मुकदमा करिए, लेकिन साबित तो करिए उसको। सीबीआई लगाइए, सीआईडी लगाइए, ईडी लगाइए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर लगाइए, कुछ भी लगाइए, साबित तो करिए। ईडी को खुद हल्का कर रहे हैं आप। मैं भाजपा के पास चलता हूं ये सारे सवाल लेके। जो बात मोहम्मद तकी कह रहे हैं ना, और वही बात गलती से कांग्रेस भी बोलती है, उनको ध्यान रखना चाहिए। जैसी ईडी, मेरी बात को गंभीरता सुन लीजिएगा, बाद में आशीष जी उस पर मोहर भी लगाएंगे अगर मैं सही समझाऊंगा अभी, लेकिन बीजेपी के पास चलूंगा। मोहम्मद तकी के लिए कह दूं, जैसी ईडी आप लोग चाह रहे थे ना, मीठी मीठी है, यार बात सुनो भाई, अरे रुकिए, जैसी ईडी मीठी मीठी, अरे भाई रुकिए, अभी क्या बात, जैसी ईडी चाह रहे हैं अभी विपक्षी मीठी मीठी इंक्लूडिंग कांग्रेस, ईडी पहले ही वैसी ही थी, चिदम्बरम वित्त मंत्री थे उससे पहले तक, ये चिदम्बरम ही करके गए हैं ईडी को कि सोटे में सरसों का तेल लगाओ और दे सटासट। उसी को तो सुप्रीम कोर्ट ने वो उस पर मोहर लगाई है। ये तो आप ही का किया हुआ है, कांग्रेस का, अब ध्यान दे रहे हैं। अरे वो जो लोग अजब बात करते हैं, पढ़ना लिखना तो उसी को भाई, ऐसे चलेगा? ठीक है, कौशलकांत भाई, आप ये नहीं, दोषी कौन है ये बिना गिरफ्तारी के नहीं तय होगा। तो साबित कैसे होगा सर? 0.5% लोग साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कैसे मान लिया जाए? ठीक 95% विपक्ष को आप उसमें कर रहे हैं, सरकारों को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए। सुधा जी एक मिनट मित्र, मैं कौशलकांत के पास चलता हूँ। अरे रुक भाई, इनकी आवाज रोकिए, अभी इनकी आवाज बंद करिए। अभी
मैं कौशल कांत के पास चलता हूं एक बात कह के। ये बात तर्क बहुत ही छोटा और लचर है कि कन्विक्शन रेट क्या है। कांग्रेस इसको दोहरा रही, लेकिन इसे कर कांग्रेस में पढ़े लिखे लोगों को और चिंतन करना चाहिए, वो उनको आगे रहना चाहिए। कन्विक्शन रेट तो भारत में भारतीय दंड संहिता का ही नहीं हो पा रहा है। पुलिस बंद कर दें, हटा दें थाने, डिसमेंटल कर दें, पूरा कन्विक्शन रेट कहां है? रेप में भी नहीं है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी नहीं है, डाउरी में भी नहीं है, तो बोले बंद करो ये सब ड्रामा। ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चल सकता। कौशल कांत जी भाई, आप इतना बवाल क्यों क्रिएट किए हो? ऐसा लिख के क्यों नहीं दे देते हो कि भाई जो भी विपक्ष में है वो ईडी के लोग आए, उसको दिखाए कि हम अपनी पार्टी की मेंबरशिप, कि हम एंटी बीजेपी फोरम से हैं, तो उसके यहाँ ईडी वापस चली जाए। बवाल काटो यार, लड़ाई खत्म करो। अमिताभ जी, पार्थ चटर्जी को भी राहत दो, वो भी अस्पताल घूम रहे हैं। अमिताभ जी, दो चीजें, एक फैक्ट बताना चाहता हूं जी। ईडी बनाने वाला ऐसा कोई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज बना दिया। 2002 का डेटा है मेरे पास, उसमें 31 मार्च 2002 तक करीब 30,000 से ज्यादा केसेस फाइल किए थे उस फाइनेंशियल ईयर में जी। और उस समय सरकार किसकी थी आपको पता है। फेमा में 8,000 से ज्यादा शो कॉज नोटिस इशू हुए थे, आपको पता सरकार किसकी थी। इस तरीके से अगर हम नंबर गिनते जाएं तो हर साल ऑन एवरेज 2,500 से 3,000 केसेस फाइल होते रहे जब से ईडी बनी है, मोटा मोटा जो मुझे देख पाया हूं डेटा। चूंकि अभी मेरे एक मित्र ने बोला न खाऊंगा न खाए दूंगा वाली सरकार आ गई है। पहले क्या होता था, पहले इसका सारा इस्तेमाल होता था व्यापारियों के लिए, जब उनको पैसा नहीं मिलता था पॉलिटिकल पार्टीज को, वो इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे, तभी इन्हें पता है कि इस्तेमाल होता है। मुझे तो नहीं पता। ईडी जो थे वो चंदा दिलाओ मशीन एजेंसी भी लोग कहते थे। हाँ समझ गए ना। अब उस समय नेता अरेस्ट नहीं होते थे, इसलिए कभी ईडी का नाम ईडी नहीं होता था। जो आप कह रहे हैं ना कि नारा बदल गया है, नारा आज इसलिए बदल गया है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और वो संसद के पटल पे कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसलिए समस्या है। आप देखिए कन्विक्शन रेट की बात कर रहे थे अभी हमारे मित्र। नहीं लेकिन भाई अब ये तो भाई कांग्रेस वाले कैसे शांत बैठेंगे अगर आप उनके सबसे बड़े नेता कोई नोटिस भेज दोगे? छोटे मोटे से काम चला लो। अरे अमिताभ जी, अगर दूध के धुले हैं तो डर क्यों रहे हैं? अगर एकदम दूध की तरह सफेद मानसिकता में आगे अपने हिस्से की बात रखनी है तो रख लीजिए। अगर आपको खुद ही तय करना है कि हम सच है, वो सच नहीं हो जाएगा। अगर आप खुद ही मान के बैठे हैं कि हम सच है बाकी सब गलत है, तो बहस करने का जरूरत क्या है? आप ये मान के बैठे हैं कि जो भाजपा कर रही है, जबकि एक पत्रकार दीपक शर्मा जी कहते हैं कि जानकार कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑपरेशन लोटस रंगे हाथ कलई खुली है उसकी। दीपक शर्मा जी कहते हैं, तो क्या पत्रकार भी गलत बोल रहे हैं? क्यों आपके फेवर में जो बोले अमिताभ जी, किसने कहा किसकी कली खुली? नहीं, बात इसकी नहीं है सर, बात इसकी है कि क्या आपने कुछ कोट किया ना, बताइए क्या कोट कर रही थी आप? जी, मैंने दीपक शर्मा जी ने लिखा था कि अभी जो झारखंड में सरकार गिराने के लिए दोषी कौन है, उसमें नाम किसका आ रहा है? हेमंत जी का आ रहा है। उनका नाम बार बार आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि सरकार गिरानी है, उसके लिए लालच दिया जा रहा है, ईडी को जोड़ा जा रहा है उसमें। अगर ये खबरें चल रही है, आप कह रहे हैं कि सरकार ठीक, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट रुकिए कौशल कांत जी, एक मिनट रुकिए। सरकार गिरानी हो, मुख्यमंत्री बदलना हो, मंत्री की टांग खींचनी हो, चाहे जो करना हो, वो विषय एक। दूसरा विषय, अगर आपके पास ज्ञात स्रोत से अधिक पैसा मिल रहा है तो आपको उसका प्रमाण देना चाहिए। इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या समस्या है? अमिताभ जी, अगर नहीं समस्या मतलब ये बात है कि भाई राजनीतिक लोगों को छूट। एक सेकंड, आशीष चंद्र जी, मैं देख रहा हूँ इंडियन पॉलिटिकल क्लास, एक मिनट रुके सुधा जी की आवाज रुके। इंडियन पॉलिटिकल क्लास ये चाहता है कि उसको इस रक्षा कवच मिले, चाहे जितना पैसा कैश कहीं लेके जाए, गाड़ी में, ट्रॉली में, ट्रेन में, बक्से में, ठीक, जेब में रखे, नंदू को साथ ले जाए, चिंटू को साथ ले जाए, घोड़े पर, गधे पर, चाहे यहाँ रख के, या पार्थ चटर्जी जैसा करे। गरीब आदमी पर तो पुलिस सब कुछ करे, लेकिन नेता है और बड़ा नेता है तो उसके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस पे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। भाई आशीष जी, ये एक मैसेज जा रहा है,
उनका जो पैसा है वो भी तो चेक किया जाए। बोले मंत्री है तो नहीं होगा भाई, बड़ा नेता है तो इसके खिलाफ जांच नहीं होगी, छोटे आदमी को पकड़ लो। आशीष जी एक मिनट जरा मैं जवाब ले लूं पहले उनसे, उनकी एजेंसी पर आरोप है। आशीष जी देखिए अग्निहोत्री जी, ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर कोई भी बंदे को ईडी अरेस्ट करता है जी, तो ये कानून है कि 24 घंटे से ज्यादा वो उसको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता। ठीक है। उसको बाद उसको न्यायिक जुडिशियल स्क्रूटनी करवानी पड़ेगी, वो स्पेशल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। स्पेशल कोर्ट जो है ईडी के दस्तावेजों को देखने के बाद ये सुनिश्चित करता है कि क्या इसके खिलाफ प्रथम दृष्टिया अपराध बनता है या नहीं बनता है। अच्छा। उसके बाद वो उसको चाहे ईडी की कस्टडी या न्यायिक सुरक्षा में भेजेगा। अगर कुछ भी नहीं बनता है तो वो डिस्चार्ज कर देगा। स्पेशल कोर्ट के ऊपर वो सेशन जज लेवल का अधिकारी होता है, उसके ऊपर ईडी का तो कोई प्रभाव है नहीं। अगर मान लीजिए कि ईडी ने किसी को गैर जिम्मेदाराना तरीके से गिरफ्तार कर, ठीक है, तो 24 घंटे तक रख सकता है। 24 घंटे के बाद उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या यहाँ ये पीएमएलए के केसेस में विशेष न्यायालय जो सेशन जज जिसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके सामने प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। उसके साथ अपनी रिमांड एप्लीकेशन पेश करेंगे और जो दस्तावेज जिनके आधार पे उन्होंने गिरफ्तारी की है। अब यहाँ मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जी। लोग समझते हैं कि जैसे पुलिस है गिरफ्तार कर ले रही है। ईडी ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन जजमेंट में भी कहा कि वो पुलिस अधिकारी नहीं है, वो सिविलियन अफसर हैं और उनको धारा 19 में गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया। लेकिन वो अधिकार के साथ साथ कई कंडीशंस बनाई गई जी। वो कंडीशन क्या है कि उसको पहले रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि उस मुलजिम के खिलाफ, अभियुक्त के खिलाफ तमाम रीजन है जिनके कारण उसको गिरफ्तारी करनी पड़ रही है। और वो रीजन टू बिलीव दिमाग में नहीं बनाएगा, उसको वो कलमबंद करेगा, फाइल में लिखित तौर पर। ठीक बात, ठीक। और वो रीजन टू बिलीव किस लेवल का होगा कि मुलजिम जो है गिल्टी है मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस का। तो यहाँ जो पुलिस गिरफ्तार करती है वो तो बड़ा आसान है, रीजन टू सस्पेक्ट पे। यहाँ पे रीजन टू बिलीव उसमें प्रमाण देना होगा। ठीक बात, मैं ठीक बात आशीष जी, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद तकी साहब, सत्येंद्र जैन जी वाले मामले में 24 घंटे मान लीजिए ईडी ने रख लिया, 24 घंटे बाद तो अदालत गए, अदालत के सामने ईडी के कागज पेश हुए होंगे, सत्येंद्र जैन के वकील ने अपनी बात रखी होगी। ठीक, अदालत ने पाया प्रथम दृष्टया कि नहीं सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला बनता है, इसलिए उनको लगातार रिमांड पे रिमांड दी जा रही है। इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए तकी साहब। देखिए रिमांड पे रिमांड लेने में, गिरफ्तारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन जब आपने किसी आदमी पर इल्जाम लगाया, उसको प्रूफ भी करी, उसी सत्येंद्र जैन के केस में कोर्ट ने डाटा भी है याचिकाकर्ता को, वकील को कि आपने प्रॉपरली जो है केस नहीं फाइल किया, आप सही से सबूत नहीं पेश कर पाए, मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो केस करे उस पर सबूत नहीं पेश कर पाए। तो कोई ईडी से डरता नहीं है, ये गलत बनाया जा रहा है कि ईडी डरते हैं। हम कहते हैं अगर आपने कोई इल्जाम लगाया है, किसी की इज्जत उछाली भी चौराहे पे आपने, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इल्जाम आपने लगा दिया। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि आप आम आदमी पार्टी के 10 एमएलए लीजिए और मैं 10 एमएलए बीजेपी की लेता हूँ, आप एक के खिलाफ सबूत लेके आइए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है भाई, कौशल कांत जी बताओ, वो कह रहे हैं 10 से 10 लड़ा लो, सवाल आखते एक लड़ाऊं नहीं, 10 से 10 लड़ा लो, बताओ जवाब दो भैया। चलो अमिताभ जी, सुनो ये कह रहे हैं, सुन तो लीजिए। हाँ जी अमिताभ जी, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो हूँ नहीं, आम आदमी पार्टी के पास उसकी कोई, मैं इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूँ भाई, मैं कौन सा इल्जाम लगा रहा हूँ? ईडी आपके यहाँ छापे मार रही है और इतना बड़ा अमाउंट पकड़ा जा रहा है, पूजा सिंघल के यहाँ इतना अमाउंट पकड़ा गया, आप ये समझ पार्टी के लोगों पे छापे मारा,
ईडी के उन लोगों ने छापा मारे जो लोग बैंक ये का कोई पैसा तरीका नहीं होता है डिस्कशन और डिबेट करने का कि केवल बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए। नहीं, आपकी आवाज भी जा रही है, आप भी बोलते रहो, आपकी आवाज भी जा रही है, बोलते रहो। कौशलकांत, 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान ईडी एजेंसी ने निकाला है। मेहुल चौक से हुए नीरव मोदी वो जो देश छोड़ के चले गए हैं, इनकी प्रॉपर्टी को इसी कानून के तहत करीब 22,500 करोड़ रुपए लाए गए। फिर इसके अलावा नीरव मोदी के 2,500 करोड़ रुपए लाए गए। आप ये समझिए परिवर्तन निदेशालय की वजह से आप जिसकी बात कर रहे हैं उसके घर से 2.5 करोड़ करीब 2.25 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। 180 किलोग्राम सोना मिला है, 130 किलोग्राम सोने के सिक्के मिले हैं। ये बताइए नवाब मलिक कांटेक्ट जो है दाऊद इब्राहिम से होता है और तकी साहब में भी उत्साह काफी है। जनता की आवाज को दबाने के लिए जनता सीजन परेशान हो रहे हैं। पार्टी का जनता पार्टी में काला धन लाने की बात कही थी, काला धन कहाँ आया? बाहर देशों में काला धन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, आप कुछ भी कर ले, कितना भी विपक्ष ड्रामा कर ले, जो भी अपराधी है, जो भी भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, वो सबके सब जेल जाएंगे, सबके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। आप जितना छटपटाना छटपटा लीजिए। ठीक, एक मिनट रोके, दोनों को रोकेंगे, दोनों मित्रों को रोकेंगे। मैं देख रहा हूँ भारी उत्साह है, लेकिन जनता की बेहद मांग पर थोड़ा मुझे व्यवस्था कर लेने दो। एक मिनट अरे रुको भाई, अमिताभ तिवारी, मैं एक बात भैया कौशल जी रुको एक मिनट, कभी कभी इसका भी आनंद लो। भजन में नहीं जाते हो कई बार देवी जागरण में, सब कोई झाल बजा रहा, कोई मजीरा बजा रहा, अपना जय हो रहा, ठीक, वो भी आनंद में कोई 2 मिनट खराब हो गया देश के। नहीं अमिताभ तिवारी, मैं अरे रुको भाई दादा, अरे मोहम्मद तकी रुको, अरे गजबे कर दिए भाई। अरे भाई इनकी आवाज रोक दो अभी 2 मिनट के लिए, इनको रेस्ट लो। अमिताभ तिवारी जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। अगर मैं विपक्ष में हूं और मेरा ये मत है कि भाई सत्ता पक्ष के कौशलकांत मिश्रा ने आर्थिक भ्रष्टाचार किया क्या, तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी की तरह इनके खिलाफ सबूत जुटाऊंगा और सरकार के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता सरकार तो इन्हीं की है। मैं कोर्ट में जाके कहूंगा कि हुजूर इसकी जांच का आदेश दो। सुब्रमण्यम स्वामी ने अच्छी सरकारों की बैंड बजा दी, अच्छी की बैंड बजा दी, गिर गई भड़बड़ा की सरकारें यहां से लेकर तमिलनाडु तक की। मैं डिटेल में नहीं जान चाह रहा। मैं ये विपक्ष का एक नेता नहीं मिला ऐसा जो सत्तारूढ़ गठबंधन के किसी बड़े नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का, फेरा का, फेमा का और जितने भी बवाली कानून है का मसला लेके गया हो कि हुजूर ये फाइल देखो, ये हवाला से पैसा आया था इनके यहां और ये रहे सबूत, इनकी जांच कराओ, इन्हें जेल भेजो। तिवारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कुछ लोगों ने माफी मांग ली बाद में। प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर माफी भी मांग ली चुपचाप, बोले बवाल काटो, लेकिन कोई अदालत नहीं गया। जो बात आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हो वो बात अदालत में कहते तो उसका अर्थ होता ना अमिताभ जी। जी मतलब ऐसा कोई वाक्य हमें देखने को तो मिला नहीं है। ऑपोजिशन जो है वो रेटोरिकल स्टेटमेंट जरूर मार रहा है कि सरकार के भी लोग करप्शन में विलुप्त हैं, सिर्फ विपक्ष के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं उनके पास भी एक ऑप्शन है, वो लोग जाकर के एक एफआईआर दर्ज कर सकते हैं पुलिस थाने में। अगर वहां पे कार्रवाई नहीं होती है तो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है अमिताभ जी। इसके लिए आपको सुब्रमण्यम स्वामी की तरह पूरे केस को ऊपर से नीचे तक टटोलना पड़ता है, सारे इश्यूज निकालने पड़ते हैं। आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए कि हम जा करके इस केस को अंजाम दिलाएंगे। एक बता दें, डिटर्मिनेशन है और कोई क्या मनरेगा में नौकरी कर रहे हो, मजदूरी, और क्या काम है नेता के पास? डिटर्मिनेशन पैदा करिए, आपका मूल विषय। मैं एक उदाहरण देता, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, आशीष जी आप भी सुनिए। सुब्रमण्यम स्वामी और वाजपेयी में बनती नहीं थी, सबको पता, वो कारण अलग है। वाजपेयी जी से इन्होंने मिलने का समय मांगा, वाजपेयी जी ने कहा आ जाओ भाई स्वामी जी। ये पहुंचे इतने कागज लेके, तो उन्होंने कहा आइए स्वामी जी विराजिए,
जो उनकी शैली थी। तो उन्होंने कहा कि बताइए, तो कहा कि ये फलां के खिलाफ ये ज्ञापन देने आया हूं, प्रत्यावेदन। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा प्रत्यावेदन? बोले ये प्रत्यावेदन की समरी है अटल जी, प्रत्यावेदन तो बाहर टेम्पू पे है। क्या? उसका तो पास बन रहा है अभी, टेम्पू अंदर आने का। बोले टेम्पू भर कागज? बोले जी। तो उनने कहा फिर यशवंत सिन्हा के पास जाओ, आप वो पढ़ेंगे, वो समझदार आदमी है। क्या? उतने कागज तो जुटाइए तिवारी जी। वही तो कह रहे हैं सर, उसके लिए कागज तो जुटाने पड़ेंगे ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ट्विटर करके बैठ के ट्वीट करने से खाली नहीं होगा ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जैसा आप उदाहरण दे रहे हैं, लोग अदालतों में माफी मांग ले रहे हैं। हाँ, मांगे हैं माफी, रिकॉर्ड में। तो अल्टीमेटली अभी ऑपोजिशन को भाई अगर सब्सटेंस उनके पास है तो एफआईआर करें, कोर्ट जाए। अगर उनके नेताओं जिन पर छापे पड़ रहे हैं उनके पास अगर सब्सटेंस है तो वो कोर्ट जाए और उन्हें कोर्ट से रिलीफ मिलेगी। बट ये हो नहीं रहा है ना, ये सिर्फ एक फिर रेटोरिकल स्टेटमेंट्स की तरह पब्लिक को भी लग रहा है कि भाई कुछ भी हो साजिश, कुछ भी हो पॉलिटिकल साजिश, कुछ भी हो हमें फंसाया जा रहा है, कुछ भी हो महाराष्ट्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब संजय राउत अरेस्ट हो रहे हैं तो उससे महाराष्ट्र खत्म कैसे हो रहा है? तो महाराष्ट्र है क्या? संजय राउत इज इक्वल टू महाराष्ट्र? नहीं, संजय राउत से पहले भी महाराष्ट्र था, उनके बाद भी रहेगा। महाराष्ट्र बहुत बड़ी चीज है और हम लोग बहुत छोटे लोग। मतलब तो पब्लिक भी ये समझ रही है कि मतलब ठीक है तिवारी जी, ठीक है। मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा के पास चलूंगा। डॉक्टर साहब आप बताइए, मैंने उस स्वामी का एक उदाहरण दिया। स्वामी है, राम जेठमलानी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी सरकार की कृपा की अपेक्षा नहीं की। उनको लगा मिस्टर एक्स चोर हैं, उन्होंने उनकी जन्म कुंडली खंगाली, ईडी सीबीआई सब मुंह फेर के बैठी रहे। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव लाए, ईडी के डायरेक्टर के मुंह पे चस्पा कर दिया, बोले करो जांच। क्या? मुख्यमंत्री जेल चले गए, सरकारें ध्वस्तीभूत हो गई, वाजपेयी की सरकार गिर गई। लेकिन आप लोग इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कभी किसी चिंटू पिंटू के खिलाफ ही कोई दायर कर दो। हम करें कौशलकांत मिश्रा के खिलाफ कर दो, कुछ तो करो। नेशनल हेराल्ड वहीं पे आ गया। एडीआर की रिपोर्ट आती है, उसमें सर्वाधिक संपत्ति जो घोषित करता है, जो कि बात करता है, एडीआर की रिपोर्ट सबने पढ़ी होगी, उसको मैं कागज को ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसमें सर्वाधिक संपत्ति अचानक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में फिर संपत्ति ज्यादा है, भाजपा बन जाती है। तो ईडी को तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि अचानक ऐसा आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? मैं पूछ रहा हूँ ईडी को क्या करना चाहिए, वो तो ठीक है, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अमिताभ जी, दिक्कत इस बात की नहीं है कि हम जा क्यों नहीं रहे, बात इस बात की है, मैं पहले बोल दूं फिर आप बोलिएगा। दिक्कत इस बात की, ईडी एक संस्था है, संस्था में कुछ अधिकारी होते हैं और उस संस्था पे जो सत्ताशील सरकारें हैं वो कार्य करती है। ये हम लोग क्यों भूल जाते हैं? आज आप एक नए बहस कर रहे हैं, बहस में आपके हाथ में सब कुछ है, आप जिसको बोलने देंगे वो बोलेगा, जिसको नहीं बोलने देंगे वो नहीं बोलेगा। इसी पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि सत्ता उस संस्था का जिसका कार्य कुछ और है, उस संस्था का अपने अनुसार प्रयोग कर रही है। इसमें कोई संशय है? ठीक है सुधा जी, मैं आशीष सिंह से एक उत्तर लूंगा। एक बार रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं आशीष सिंह से इस सवाल पर उत्तर लूंगा जो आपने आरोप लगाया। इस देश ने वो दिन देखा, 42 किलो वजन था कुल जयप्रकाश जी का, चलने फिरने में भी असमर्थ थे। उनका चालान काट दिया कि बिजली के खंभे पर चढ़ के तार काट रहे थे, और जेपी को उठा जेल भेज दिया। 19 महीने जेल रहे, किडनी खराब हो गई। बताएंगे सब लोग हमको क्या अधिकारी के सरकारें अपने ढंग से इस्तेमाल करती हैं। आशीष जी, मैंने एक बात रखी, एक दो रास्ते हैं, ईडी जांच खुद करे, ठीक, जैसा कि सुधा जी कह रही कि फला फला रिपोर्ट है, आप उनको देखो और उनके खिलाफ फिर कार्रवाई करो। दूसरा रास्ता होता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जांच नहीं करे अपने आप, तो कोर्ट का डायरेक्टिव है, यही नियम थाने से लेके और ईडी तक लागू है कि नहीं? एसएसपी रिपोर्ट लिखने से मना कर दे, गो टू द हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गेट इन डायरेक्टिव और उसके मुंह पे मारो लाके, तुरंत 5 मिनट में एफआईआर होगी। यही है आशीष जी, या कोई अलग नियम है ईडी में? आशीष जी जी बिल्कुल, आपने अग्निहोत्री जी बिल्कुल सही बात की है कि देखिए, जो एफआईआर है वो धारा 154 के अंतर्गत
ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को दी जाती है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कई अपने जजमेंट में कि जो एफआईआर के कंटेंट हैं उसको सत्यापित, उसको ये नहीं एसएचओ को देखना है कि वो सही है या गलत है। अगर किसी ने गलत एफआईआर रजिस्टर कराई है तो उसके विरुद्ध धारा 211 आईपीसी के तहत मुकदमा चला सकता है पुलिस ऑफिसर या वो कंप्लेनेंट जी। तो मेरा सबसे बड़ा ऐसे मुद्दे पे सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी पार्टी को ये मालूम है कि सत्ता दल का कोई व्यक्ति भ्रष्ट है, अगर उसके पास सबूत हैं तो क्यों नहीं धारा 154 का लाभ उठाते, क्यों नहीं धारा 156(3) का। अगर मान लीजिए एसएचओ मना भी कर दे एफआईआर रजिस्टर करने से तो आप एसपी को भेज सकते हैं, वो भी मना कर दे तो धारा 156 उपधारा 3 में जो इलाका मजिस्ट्रेट है उससे डायरेक्शन दिलवा सकते हैं। ताकि साहब ने सारी दफाएं भी बता दी हो जाता आशीष चंद जी ने। अब तो दिक्कत नहीं, कल ही सुबह दौड़ पड़ो, तुरंत एक्शन में आएगी। क्या नहीं जो सब बता दी धाराएं इतनी सरल है, कहाँ चक्कर पड़ रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गला खराब कर रहे हो। कल सुबह इनके 10-20 बड़े नेताओं के खिलाफ ठोक दो। लेकिन एक मिनट अरे रुक जा भाई, इसको व्यक्तिगत बहुत मत लीजिए। आप लोग अभी ईडी तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, जब आप लोगों के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि ईडी में देखो उनका नाम आ गया। अभी तो शुरुआत है राजनीति में। हाँ अभी तक बहुत दूर जाओगे, सत्येंद्र जैन बनने में टाइम लगेगा ना मित्र। मैं एक बात कहता हूँ, सुधा जी भी आज नाराज लग रही है मुझे। एक बात कहूँ, ये रास्ता इसलिए नहीं अपनाया जा रहा, ऐसा नहीं कि जितनी अकल अमिताभ अग्निहोत्री विपक्ष में ऐसे गलत फहमी में कभी नहीं पालता। विपक्ष में भी बड़े दिमागदार लोग हैं, बहुत सारे मेरे मित्र ही, ये मालूम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इसे एक सेकंड सुधा जी, एक मिनट ना मैं कड़वी बात बोल देता हूं, इसलिए सोमवार को किसी का अप्रिय हो जाता हूं, मंगल को किसी का। इसलिए नहीं कर रहे कि आपको शपथ पत्र देना होगा, शपथ पत्र देना होगा कि इन आरोपों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कौन गर्दन देगा? कौन गर्दन देगा? विजिलेंस की शिकायत करते हो तो विजिलेंस में शपथ पत्र मांगा जाता है, शपथ पत्र दीजिए। वहां भागने की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए नहीं हो रहा। वरना अब तक तो भाजपा के जितने सदस्य हैं 11 करोड़ 16 करोड़ सबके खिलाफ मुकदमा लिखा देते आप लोग। कौशल कांत जी, राजनेताओं में ये होता है, जब वो विपक्ष में, आप भी विपक्ष में थे, सबको भ्रष्टाचारी कहते थे, लेकिन यही बात जब मैं आपसे कहता था कि जाके रिपोर्ट लिखा दो तो कहते थे अग्निहोत्री जी आप मरवाने वाली बात बताते हो, टीवी में न बोला करो ऐसा। क्या मैंने 10वीं बार आप लोगों से उस वक्त कहा कि बाड्रा के खिलाफ रिपोर्ट लिखा के जेल भेज दो, आप बोले नहीं यार ये चुनाव का मामला है, आप कहां चक्कर पड़ रहे हो, जेल भिजवाए, बवाल कर रहा है। तो ये तो आप लोगों का एक स्थापित नियम है, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे कोई हो। कौशल जी। अमिताभ जी, कुछ मामले जैसे अभी मेरी बहन ने बोला कि बीजेपी का फंड बहुत बढ़ गया, तो मैं बहन को बताना चाहूंगा कि इत्तेफाक से दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर 5-5 रुपया भी एक सदस्य दे देगा तो सबसे बड़ा फंड हो जाएगा। तो इसका ठीक। दूसरी नीलकंठ जी की संपत्ति 6 गुनी बढ़ गई थी, 6 गुनी। अमिताभ जी नहीं, सुधा जी आप उनकी बात आने दो, जब आप वो किसी के में बोलते नहीं तो उनको भाई फिर बोलने सुनो। पूरे प्रोग्राम में शायद सबसे कम नहीं बोला होगा जी। महंगाई बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है। अरे रुक जाओ भाई तकी साहब, एक मिनट दादा, एक मिनट। हाँ। बड़ी पार्टी इसी तरीके से जो मुद्दा आपने देखा होगा कि सारे विपक्ष ने मिल करके पीएम फंड की बात की थी, वहाँ मुद्दों की भाई सखी साहब ये कोई तरीका नहीं होता। की आवाज रोक दीजिए अभी, आप बोलो कौशल कांत आप बोलो। आप विपक्ष ने, सारे विपक्ष ने मिल करके पीएम फंड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ले गए, क्या हुआ? ढाक के 3-5। राफेल का मुद्दा ले गए, क्या हुआ? ढाक के 3-5। इसकी अलावा छोड़ दीजिए, इस ईडी को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म कर दिया कि जो ईडी कर रही है वो सही कर रही है। समस्या क्या है? इनका जब इनके बारे में सीबीआई जब इनके अंडर में थी तो सीबीआई को कहा गया था क्या? तोता। इनके जमाने में
एजेंसियां तोते की तरह होती थी। मोदी के जमाने में आज एजेंसी ईडी वैसे ही काम कर रही है जैसे संसद के ऊपर अशोक की लाट में बने हुए शेर हैं। तो जितने लोग करप्ट हैं, जितने लोग बेईमान हैं, वो डर रहे हैं। और आम आदमी देश का 125 करोड़ से ज्यादा आदमी, 200 देश का 125 करोड़ आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ईडी से, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, तो ईडी कहां जाएगा। जी ठीक बात। आशीष जी से एक सवाल और समझूंगा, ईडी के लोग बहुत कम मिलते हैं। आशीष जी एक बात और बताइए कि जिसके पास नंबर 2 का पैसा नहीं है जी, उसे तो ईडी से डरने की जरूरत नहीं कि उसे भी है? नहीं, कोई जरूरत बिल्कुल नहीं। वो किसी पार्टी में हो आराम से रह सकता है, कहीं भी हो, कोई उसके ऊपर वो नहीं है। आम आदमी पार्टी के मेंबर भी हो सकता है, कहीं का भी मेंबर हो। हमने पूछ ले भैया, बात पता लगे आम आदमी पार्टी के मेंबर कैसे हो गया। आम आदमी पार्टी के लोग ईडी के गलत इस्तेमाल पे बात कर रहे हैं। आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, किसी की इज्जत उछाल देते हैं। जब आप बैठते हिमाचल प्रदेश में गए सत्येंद्र जैन और भारी बन के आपने मुकदमा रख दिया उनके ऊपर डराने के लिए, गलत भाव लाने के लिए। आप ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे बात पे हाथ डालने के जरिए आपके हिम्मत नहीं है। आप जनता के महंगाई महंगाई कर रही है। अमिताभ एक मिनट सब लोग पॉलिटिकल लोग रुकिए, एक मिनट पॉलिटिकल लोग रुकिए, एक मिनट पॉलिटिकल लोग रुकिए। आशीष अरे एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट। एक अमिताभ तिवारी बड़ा हास्य, एक कौशल अभी आएंगे। अमिताभ तिवारी एक बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। अरे भाई तकी साहब की आवाज रोको है भाई, ये तो हमारे भी नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। अमिताभ तिवारी एक बड़ा रोचक भारत के उसमें बना है, मतलब पार्थ चटर्जी भी ये कहने का साहस रख रहे हैं, भारत के लोकतंत्र का औदार्य है, उसका लिबरल वो है फेस है, वो भी ये कहने का वो रख रहे हैं कि हमारे इस छापे पर चर्चा करने के बजाय महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, हमारे 50 करोड़ पर चर्चा क्यों हो रही। तिवारी जी अब बताए उनको क्या करें, आरती करें, ढिटौना लगाएं, नजर उतारें, नजर बट्टू गले में पहनाएं, उनका क्या करें पार्थ चटर्जी का? वो करें हम तो माँ माटी और मानुष हैं। अब ये तो मतलब बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं और पब्लिक जो है वो सब जानती है, तो पब्लिक भी समझ रही है ये मतलब उल फिजूल की बातें कर रहे हैं। एक बार जब वो पकड़े गए हैं तो अब अपना गला बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई हमारे कैश जो मिला है उस पर बात ना करें, महंगाई पे बातें करें। तो आज तो वेस्ट बंगाल और टीएमसी और सारी पार्टियां जो है ईडी पे बात करने के लिए लगी हुई है। जब लोकसभा में महंगाई पर चर्चा होने वाली है तो आज तो ईडी की चर्चा होनी। सुधा जी मुझे लग रहा है थोड़ा हल्के मूड में बात सब लोग करो और बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं। आजकल कोविड के बाद से हार्ट में वैसे ही डॉक्टर कहते हैं कि लोड ज़्यादा ठीक नहीं हुई सोई जो राम रच राखा है ना, ज़्यादा लोड नहीं लो। इसलिए कहता हूँ अभी जो कोरस नेता गाते हैं ना, क्या पहले तो कहते कि हमको फंसाया गया, जब ये थ्योरी नहीं चले, मान लो ऐसा ब्लंट हो जाए चटर्जी जैसा, तो फिर वो कहते हैं कि महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे। यही थितरई मुझे डर है ब्यूरोक्रेट भी करने लगेंगे। वो रांची वाली पूजा सिंगल भी जिसके यहाँ 130 करोड़ निकला, वो भी कहेगी कि 130 करोड़ पर चर्चा कर रहे हो, महंगाई पे कब करोगे? चुप रहिए, महंगाई पर चर्चा करिए, तब क्या करेंगे हम लोग। जी जब अगर हम बात कर रहे हैं झारखंड की, अरे झारखंड और उत्तराखंड नहीं, मैंने एक नाम लिया। अब दादा आप झारखंड मत पहुंच जाना प्लीज। उसमें जब भाजपा के समय में करप्शन पे कोई बात नहीं होती, यही तो बात है ताब जी ना, जो गजब लोग रघुराज जी के समय नहीं गलत गजब लोग नहीं है यहाँ पे। न सत्य सुनने वाला कोई है, न सत्य कहने वाला कोई है। अगर कोई आईएएस भ्रष्ट है तो किसी स्पेशल राज्य के नहीं, वो दोनों सरकारों में भ्रष्ट था। तो यहाँ पे भ्रष्टता की बात हो रही है कि कोई व्यक्ति भ्रष्ट है वहाँ पे, मैं उसकी बात कर, आपके उदाहरण की मैं बात कर रही हूँ कि अगर वो भ्रष्ट थी तो वो भाजपा की सरकार में भी थी और तब भी थी, पकड़ी गई, उसकी बात नहीं हो रही है। अगर वो ये कहने लगे, मैं ये पूछे, मेरा निवेदन तो सुन लो भाई, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए कल वो भी स्थिति पर उतर आए नेताओं से प्रेरणा लेके और लाल किले पर खड़े होकर चिल्लाने लगे कि महंगाई भी चर्चा करो, 150 करोड़ पे क्या चर्चा कर रहे हो, तब हम क्या कहाँ डूब मरे। अमिताभ जी दिक्कत है ना, थेथर इसमें सत्ता के लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो थेथर बार बार गा रहे हैं कि ईडी के नाम पे विपक्ष और सत्ता जो विपक्ष के लोग हैं वो टेंशन में आ रहे हैं। दिक्कत इस बात की है कि इनकी थेथरई इसलिए है
क्योंकि ये संचालित कर रहे हैं गलत ढंग से। ठीक इसलिए ठीक आगे सबकी बात आगे, सबकी बात आगे, सबकी बात आगे। ठीक आगे 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 30 सेकंड कौशल, 30 सेकंड भाई जो 30 सेकंड में नहीं लूंगा। विपक्ष का वो हाल है, भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगुराए। ठीक 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 ठीक। देखिए मैं तो ठीक है, सबके आप रुकना होगा, अब रुकना होगा मित्रों, अब रुकना होगा। जनता केवल इतना अभी नहीं था कि साहब, नो सॉरी, जनता केवल इतना देखना चाहती है, कर नहीं तो डर नहीं। ठीक, इमरजेंसी में जो लोग जेल गए उनके ऊपर तमाम बेहुदे और मूर्खतापूर्ण आरोप लगे, लेकिन किसी की सेहत में फर्क नहीं था। उन्होंने कहा ये आरोप टिक नहीं सकते अदालत में, अदालत तो पहुंचने दो हमको। तो जयप्रकाश से लेके और ननकू तक कहीं आरोप नहीं टिके। अदालत तो जाएंगे ना, पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, कोई एजेंसी हो, अपने घर में तो रख नहीं लेगी किसी को। अरे हमने इस देश में तो वो बंबई में जिसने पूरी दुनिया ने देखा लोगों को मारते हुए, वो भी न्याय की प्रक्रिया में गया। ये लोकतंत्र है, फंक्शनल डेमोक्रेसी है भारत की। लेकिन हां, ये बात जनता को, ईडी को तो बाद में समझ आती, जनता को पहले समझ आती है कि कौन आदमी ईडी लायक है, किसके यहां छापा पड़ना चाहिए। वो जनता कहे किससे अलग बात है, लेकिन गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपने अनुभव से। आशीष जी, आपको पता लगे ना लगे, जनता को सब पता होता है, माल कहां है सबको पता है। माल इतनी छोटी चीज है, कैसे पच जाएगा। मैं नेताओं से कहूंगा, 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हैं आपके बाल बच्चे, और ईडी पूछ ले तो बवाल। अमिताभ अग्निहोत्री जैसे टेम्पो में नहीं चल सकता, वैसे आप निजी जहाजों में चल रहे हो। ये मिट्टी के तेल से चलते हैं निजी जहाज, या इनका किराया 10 रुपया है, 10 रुपया टिकट। महाराजपुर से वैशाली 10 रुपया, बैठो ऑटो में, ऐसा है क्या। मैं कड़वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जो लोग कहते मेरी पार्टी कंगाल हो गई, उनके नेता भी निजी जहाज से घूम रहे हैं। क्यों भाई, किसी की कथा भागवत में भी जाते हो तो अपने ही विमान से जाते हो। ये पैसा कहां से आ रहा है। और फिर अगर ईडी जांच कर ले तो बवाल। मैं तो कह रहा हूं, विपक्ष हो पक्ष हो, देश के सारे राजनेताओं को यह कहना चाहिए था कि मेरा जीवन पारदर्शी है, ईडी नहीं, ईडी से का बाप एजेंसी ले आओ, उससे जांच करा लो। इस देश में सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दे दी, नेता कह रहा हमको किसी परीक्षा मत रखो, नहीं तो हम हंगामा मचाएंगे। क्यों भाई, सामान्य आदमी के ऊपर छापा पड़ सकता है तो नेता के ऊपर क्यों नहीं पड़ सकता, बताइए। एक भ्रष्ट जूनियर इंजीनियर के यहां छापा पड़ता है ना, लेकिन नेता के ऊपर नहीं पड़े, बोले 5 बार के सांसद हैं। अरे 5 बार के सांसद हो तो लूट का लाइसेंस है क्या। और अगर आपने लूट नहीं की तो कोई ईडी आपका क्या बिगाड़ लेगी। जयप्रकाश जी का किसने बिगाड़ लिया, लोहिया का किसने बिगाड़ लिया, कर्पूरी ठाकुर का कौन बिगाड़ लेगा। लेकिन जब आप जहाज, अपना जहाज लेके घूमोगे, हीरे की अंगूठियां पहनोगे और उसके बाद अपने को दीनदयाल उपाध्याय भी बताओगे, ये नहीं चलेगा ना। यही सारी लड़ाई की जड़ है। इसीलिए नेता आजकल थोड़ा इरिटेट हैं। आप उनके कंधे पे भी हाथ रखो तो वो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, एकदम चिल्लाने लगते हैं। क्यों जांच नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर है उसकी भी जांच हो रही है, कि मिड डे मील की भी जांच हो रही है। नेता कहता मेरे मील की जांच मत करो, मैं कुछ भी खा जाऊं। और थेतर की बात मैंने की थी, मेरी दोस्त सुधा मिश्रा बोली ले, अरे इससे ज्यादा थेतर क्या होगा, 50 करोड़ 51 करोड़ जिसके यहां निकले टट्टी गुसल खाने में, जिसके यहां किलो में सोना निकला, वो भी ड्रामा कर रहा है, कर पॉलिटिकल वेंडेटा है। अब क्या कहूं, टीवी पर कह नहीं सकता, वरना उनका इलाज तो दूसरा ही था। उनसे बड़ा थेतर कौन होगा, वो भी भारत की राजनीति के लाल है।
कल तक जो लोग स्कूटर पर चलने की हैसियत में नहीं थे, वो आज ऑटो एक्सपो खोल लिए अपने घर में, कोई पूछेगा नहीं। मैं तो कहता हूं ईडी कम जागी है, पूर्ण जागृत होना चाहिए, शिव के तांडव की तरह जागृत रहना चाहिए। कोई भी आदमी जो देश के संसाधनों से लूट करे वो बचना नहीं चाहिए। क्या हालत देश की कर दी। एक खनिज विभाग की सचिव, उसके घर से कितना पैसा निकला, वो भी देश सेवा की शपथ लेके आई थी मैडम। क्या क्या देखा देश ने। और ये तर्क नहीं चलेगा, महंगाई पर चर्चा करिए, बेरोजगारी पर चर्चा करिए, इसके साथ फिर ये भी जोड़िए हमें लूट की छूट दीजिए, आप बेरोजगारी पर चर्चा करिए अमिताभ जी। ये नहीं चलेगा, दोनों पर चर्चा होगी, बेरोजगारी पर भी होगी, लूट पर भी होगी। लूट है इसीलिए नौजवान बेरोजगार है, लूट नहीं हो तो नौजवान के पेट में रोटी जाएगी। इसलिए मैं पहली चर्चा लूट के खिलाफ करूंगा, दूसरी चर्चा बेरोजगारी पर करूंगा। धन्यवाद।